नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के सीरीज को कवर कर रहे हैं। हमारे पहले थिंकर प्लेटो थे और दूसरे हमारे जो थिंकर है वह एरिस्टोटल है। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा गलत है, आप इसको सुधार लें, यहाँ पे एक और टी होगा। उनके पहले लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम प्लेटो और एरिस्टोटल में डिफरेंसेस देखने वाले हैं। क्यों एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है और प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता था, और साथ ही साथ एरिस्टोटेलियन स्टेट के फीचर्स क्या-क्या हैं, एरिस्टोटल का स्टेट कैसा है, हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रहा है जैसे कि हम एरिस्टोटल को कंप्लीट करेंगे। आज पहला लेक्चर है, टोटल 8 लेक्चर की सीरीज होने वाली है। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जो सेमेस्टर 5 के ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, तो सेमेस्टर 5 ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए तो एक-एक जो लेक्चर है उसी पे क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो लेक्चर जिस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट किया उसी तरह से बस आपको आंसर्स लिख देने हैं। ये मैं बेट लगा रहा हूँ आपसे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि इससे बाहर कुछ होता ही नहीं। और जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं जो कि पीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जिनका ऑप्शनल है, उनके लिए भी ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का लेक्चर बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मेरे ख्याल से आप 60 to 70% क्वेश्चन, मतलब एवरेज लेवल के क्वेश्चन और जो थोड़े आसान क्वेश्चन होते हैं इजी लेवल के, आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे अगर एरिस्टोटल से और तमाम जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से आएंगे, जो कि मैं कवर करने वाला हूँ। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एरिस्टोटल को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल का जन्म जो है एथेंस में नहीं हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 384 बीसी में, और ये मरे थे 322 बीसी में। तो ये इनका तो आपका जो टाइमलाइन है ये हो गया। इनका जन्म हुआ था आपका स्टैगिरा में। स्टैगिरा एक स्थान है जो कि आपके मैसिडोनियन बॉर्डर्स में पड़ता है। मैसिडोनिया एक उस समय किंगडम हुआ करता था, उसके जो बॉर्डर के जो इलाके हैं उधर पड़ा करता है आपका स्टैगिरा। और आप देखिएगा कि जो एरिस्टोटल है वह सबसे बड़े डिसाइपल थे प्लेटो के, अर्थात शिष्य थे, सबसे महान शिष्य बने प्लेटो के, और साथ ही साथ सबसे बड़े आलोचक भी बने प्लेटो के। हमने प्लेटो वाले में ही डिस्कस किया किस प्रकार से प्लेटो के फिलोसफर किंग के थ्योरी को वह क्वेश्चन करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। फिर जो रूल ऑफ नॉलेज की बात कर रहे थे प्लेटो, उसको किस तरह से क्रिटिसाइज करके कहते हैं कि रूल ऑफ नॉलेज इज नॉट गुड, rather than the rule of law is better option, okay, and the Plato is sacrificing the good for the sake of best and the best is unachievable। हमने देखा था प्लेटो वाले लेक्चर में किस तरह से क्रिटिसाइज करते हैं उनको। फिर जो उनका कम्युनिज्म का जो सिद्धांत था उसको किस तरह से एकदम ज्यादा करके क्रिटिसाइज करते हैं एरिस्टोटल, हमने इस चीज को भी देखा था। जिस तरह से वह कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी और राइट्स की बात कर रहे थे। तो सबसे बड़े आलोचक और सबसे बड़े शिष्य प्लेटो के कौन है? तो एरिस्टोटल ही है। और एरिस्टोटल के जो पिता थे वह जनरल फिजिशियन थे, एक डॉक्टर थे, जो मैसिडोनियन किंग थे उनके कोर्ट में। इसीलिए एरिस्टोटल को बायोलॉजी का भी काफी ज्ञान था, इसीलिए उनको फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। और आप जब देखिएगा कि एरिस्टोटल जब अपनी थ्योरी देते हैं पॉलिटिकल साइंस में भी, तो कहीं ना कहीं आपको बायो के टर्म्स यूज करते हुए दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं वो छाप हमें दिखाई देता है उनके पॉलिटिकल थॉट में। तो ये तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया उनके बारे में। उसके बाद आपको मैं ये भी बता दूं कि जो एरिस्टोटल थे वह अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर थे। इसको याद करने का आपका फॉर्मूला होता है SPAA, स्पा। सोक्रेट्स किसके टीचर थे? प्लेटो के। फिर एरिस्टोटल के टीचर कौन थे? तो प्लेटो थे। और अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर कौन थे? तो एरिस्टोटल थे। ये देखिए आपका एक सीरीज है इस तरह से, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। पर अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो पॉलिटिकल थिंकर नहीं था, ओके, लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट को सब जानते हैं। तो अब थोड़ा हम प्लेटो और एरिस्टोटल के बीच में कंपेयर कर लेते हैं। तो एरिस्टोटल जो थे वह प्रैग्मेटिक थे, अर्थात प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चला करते थे, एम्पिरिकल अप्रोच पर वह बात किया करते थे। एरिस्टोटल ये बात करते थे कि व्हाट इज, क्या है, इसके बारे में बात करते थे। प्लेटो बात क्या करते थे? क्या होना चाहिए, आइडियल स्टेट होना चाहिए, उसको कैसे अचीव करेंगे, व्हाट ऑट टू बी। मुझे उम्मीद है कि आप नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल अप्रोच के बीच के डिफरेंस को जानते हैं। और
जो empirical approach होता है, that is the scientific approach. Therefore, the Aristotle is known as the father of political science. Okay, and Plato is known as the father of political philosophy. Plato जो है वह radical है. Radical का मतलब होता है जो समाज में होलसेल चेंजेस लाना चाहता है, मतलब एक बार समाज के जो संरचनाएं हैं उसको एक बार में बदल देना चाहता है, जो सोशल स्ट्रक्चर को एक बार में चेंज कर देना चाहता है। किस तरह से प्लेटो बात करते हैं कि हम जो है वह एक फिलोसोफर किंग के रूल को यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, फिर कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब रैडिकल आइडियाज हैं। एक बार आप समाज को पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं, और अगर आप एक बार समाज को पूरी तरह से बदलिएगा तो समाज उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता। इसीलिए उनका जो आइडिया है यूटोपियन है, क्योंकि उन्होंने जो भी बातें बोली उसको कहीं इम्प्लीमेंट किया नहीं जा सका, क्योंकि चीजें प्रैक्टिकल नहीं थी। एक बार में अगर आप समाज में पूरी तरह से बदलाव करने की कोशिश करेंगे तो समाज आपका विरोध करेगा, समाज आपका कभी नहीं साथ देने वाला। इसीलिए समाज में कोई भी चीजें जब लाई जाती हैं शुरू में तो उसको फेज्ड मैनर में लाया जाता है, धीरे धीरे करके। वहीं पे एरिस्टोटल जो है वह कंजर्वेटिव है, वह चेंजेस लाना चाहते हैं समाज में। ऐसा नहीं है कि वह स्टैटिक है, वह भी डायनेमिक है, उनकी भी सोच डायनेमिक आपको देखने को मिलेगी। पर ये जो चेंज है एरिस्टोटल धीरे धीरे करके लाना चाहेंगे समाज में। आप ऐसा मत सोचिए कि प्लेटो जो है वह सिर्फ स्लेवरी के अगेंस्ट है, वह स्लेवरी को सपोर्ट नहीं करते, ऐसा नहीं है। एरिस्टोटल भी स्लेवरी को सपोर्ट नहीं करते, पर उस समय के टाइम के हिसाब से एरिस्टोटल को स्लेवरी को सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उस समय की इकोनॉमी स्लेवरी पर चल रही थी, स्लेवरी के अपने फायदे थे। जहां का समाज पूरी तरह से स्लेवरी पर डिपेंडेंट है, उसको एक दिन जाकर बोलेगा इससे स्लेवरी खत्म, तो आपकी बात कौन मानेगा? तो सबसे पहले एरिस्टोटल ने जो स्लेवरी है उसको एक्सेप्ट किया। तो जो समाज के लोग थे, जो डोमिनेंट लोग थे, वे बोले कि नहीं, बात तो सही बोल रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखिएगा जब मैं थ्योरी ऑफ स्लेवरी कराऊंगा तो उसमें बहुत सारे एरिस्टोटल ने आयाम खोल दिए जिससे स्लेवरी को समाप्त किया जाए, स्लेव्स को अधिकार मिले, इस तरह की बात की है उन्होंने। उसके बाद प्लेटो एक्सट्रीमिस्ट थे, माई वे और हाईवे की बात करते थे, या तो मेरे तरीके से चलो या तो वहां जाओ, जहां जाना है आप समझ सकते हैं। तो वह एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। और जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल गोल्डन मीन्स को फॉलो करते हैं, दोनों में से किसी एक्सट्रीम को, जो एक्सट्रीमिस्ट आइडिया है उसको फॉलो नहीं करते, गोल्डन मीन एक बैलेंस्ड आइडिया को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो जो नॉन वायलेंस की अगर मैं बात करूं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, इस लेक्चर से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो जो आपके जैन्स हैं, जैन्स एक्सट्रीमली नॉन वायलेंट होते हैं, मतलब अहिंसा के बहुत एक्सट्रीम लेवल के पुजारी होते हैं, खाली पैर से चलते हैं। आपको पता है दिगंबर और श्वेतांबर, जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं श्वेतांबर, वे मुंह पे मास्क लगाते हैं ताकि गलती से एक बैक्टीरिया भी उनके मुंह में जाकर ना मरे। चप्पल इसलिए नहीं पहनते कि चप्पल पहनेंगे तो हमारा जो सरफेस एरिया है पैर का बढ़ जाएगा, हो सकता है कीड़ा हमारे पैर के नीचे आ जाए और मर जाए दबा के पैर से। और हमारी पैर की संरचना ऐसी है कि वह सॉफ्ट है, बीच में स्पेस है, तो अगर ऐसे खाली पैर चले तो हो सकता है कि अगर कोई कीड़ा हमारे पैर के नीचे आए तो शायद दबा के ना मरे। तो इतने ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट नॉन वायलेंट लोग होते हैं। यही कारण है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म होने के कारण जैनिज्म उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दूसरी तरफ आप देखिए बुद्धिज्म, बुद्धिज्म किसी भी चीज के अति की बात नहीं करता, किसी भी चीज के एक्सट्रीम लेवल की बात नहीं करता, वह एक बैलेंस्ड आइडिया लेकर चलता है, और उसी को हम गोल्डन मीन कहते हैं, एक बैलेंस्ड आइडिया। तो हमेशा जो एरिस्टोटल है वह गोल्डन मीन की बात करेंगे, एक बीच की रास्ता को तलाशने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ जो है प्लेटो जो है वह बिलीव करते हैं परफेक्शन में, उनको सब परफेक्ट चाहिए होता है, लेकिन एरिस्टोटल मॉडरेशन में बिलीव करते हैं। एरिस्टोटल का मानना है कि परफेक्ट कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता। बाद में देखिएगा प्लेटो भी ये चीज को समझ जाते हैं कि परफेक्ट को कभी अचीव नहीं किया जा सकता,
लेकिन जो सबसे पहला वो बुक लिखते हैं जिसमें वह बहुत यंग एज के होते हैं, जिसमें वो रैडिकल, एक्सट्रीमिस्ट और परफेक्शनिस्ट के रूप में हमें दिखाई देते हैं, उनका द रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस जो बुक है, जिस पे हमने चर्चा की थी, सारे थ्योरीज जो हमने प्लेटो के देखे थे इस पर ही आधारित थे। तो उस समय प्लेटो एक परफेक्शनिस्ट थे। बाद में प्लेटो को रियलाइज हुआ दैट परफेक्ट स्टेट इज नॉट अचीवेबल, हम इसको अचीव नहीं कर सकते। Therefore, Plato said that we should strive for the better state, the good one. And Aristotle इस चीज की बात शुरू से ही कर रहे हैं, मॉडरेशन की पॉलिसी। अरिस्टोटल मानते हैं कि परफेक्ट नाम का कुछ चीज नहीं होता, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है परिस्थितियों के हिसाब से, अगर हमें उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। सब आपके हिसाब से चीजें नहीं होंगी, कुछ कुछ चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो ये कुछ आपका डिफरेंस हो गया प्लेटो और एरिस्टोटल में। प्लेटो यूटोपियन है, एरिस्टोटल प्रैग्मेटिक अर्थात प्रैक्टिकल है। प्लेटो रेडिकल है, एरिस्टोटल कंजर्वेटिव है। प्लेटो एक्सट्रीमिस्ट है, एरिस्टोटल गोल्डन मीन्स को फॉलो करते हैं। प्लेटो परफेक्शनिस्ट है, एरिस्टोटल मॉडरेशन में बिलीव करते हैं। तो ये कुछ चीजें हो गई। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि एरिस्टोटेलियन स्टेट के बारे में। थोड़ा यहाँ कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ आपका बेतुका टर्म आएगा, आप नहीं समझिएगा तो आप बोलिएगा सर क्या आप पढ़ा दिए। तो इसीलिए थोड़ा इसको पहले हम लोग समझने की बात करते हैं। देखिए, प्लेटो का जो स्टेट था ना, वह मैन्युफैक्चर्ड था, कंस्ट्रक्टेड था। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि उन्होंने उसको स्ट्रक्चर करने की कोशिश की थी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उनका जो चीज था वो सब जो था वो कंस्ट्रक्ट किया गया था। जैसे प्लेटो बात करते थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंट्रोपटी, ये एलिमेंट होना चाहिए स्टेट में। फिर उनका जो जस्टिस का जो थ्योरी है वो भी कंस्ट्रक्टेड था। उनका फिलोसफर किंग कंस्ट्रक्टेड था, वही रूल करेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिएगा ना, जो आपका एरिस्टोटल का स्टेट होने वाला है ये आपका नेचुरल होने वाला है। एरिस्टोटल कहेंगे कि स्टेट जो है वह नेचुरल एंटिटी होता है। तो इससे उनका क्या मतलब है, स्टेट कैसे नेचुरल है, इस चीज को सबसे पहले समझिए। एक चीज याद रखिए, जो सोक्रेट्स है, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, ये सब जो है ये सब एक ही ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, और ये जो तीनों हैं ये स्टेट को सबसे अधिक महत्व देंगे। राज्य इनके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, तीन चीजों पर ही पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना बेस्ड है। आप कोई भी चीज देख लीजिए भैया दुनिया में निकाल के, आप अगर पॉलिटिकल थॉट किसी का देखिए, जैसे हम एरिस्टोटल और प्लेटो का पढ़ रहे हैं, या फिर जो आपके आइडियोलॉजीज है, जैसे लिबरलिज्म है, एनार्किज्म है, मार्क्सिज्म है, सोशलिज्म है, कम्युनिटेरियनिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, कुछ भी आप देख लीजिए निकाल के, तीन चीजों की बात करती है भाई कि किसको महत्व दिया जाए। स्टेट को ज्यादा महत्व दिया जाए, इंडिविजुअल अर्थात व्यक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाए, या फिर समाज को ज्यादा महत्व दिया जाए, सोसाइटी को। तो जो उदारवाद है व्यक्ति को ज्यादा महत्व देता है, समाजवाद और समाजवाद के और जो अलग अलग आपके आयाम होते हैं, टाइप्स होते हैं, जैसे मार्क्सिज्म समाजवाद का ही एक आपका एक रूप है, आयाम है, तो वो भी सोसाइटी पर ज्यादा फोकस करता है, समाज उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं आप फासिज्म देखिए, नाजिज्म देखिए, नाजीवाद, फासीवाद, इन लोगों के लिए राज्य काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। समझ रहे बात को? तो यही सब चीजों के इर्द गिर्द जो है ये सारी चीजें घूमती है। तो यहाँ आप देखिएगा कि जो सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल किस ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, तो एंशिएंट ग्रीक ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं, और इनके लिए राज्य काफी महत्वपूर्ण था। ये अगर आप कहते हैं कि भाई समाज, व्यक्ति और राज्य में किसको ज्यादा महत्व दें, तो कहते हैं कि स्टेट सब कुछ है, स्टेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये चीज को आप याद रखिएगा। और प्लेटो और एरिस्टोटल दोनों का मानना था कि जो स्टेट है वह एग्जिस्टेंस में आया है, कि वह एग्जिस्टेंस में क्यों आया है, ताकि वह बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, लोगों के बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। और ये कंटिन्यू क्यों कर रहा है स्टेट, ताकि लोगों को गुड लाइफ दे सके। So the state came into existence for the satisfaction of basic needs of human being, and it continued for the good life of the people, for the good life of the human being. ये आपको जरूर याद रखना है। कुछ कुछ और चीजें हैं यहाँ आपको
समझने की कोशिश करनी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। तो यहाँ देखिए, एक सेकंड, सबसे पहला चीज आप देखिएगा कि जब एरिस्टोटल अपनी थ्योरी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो स्टेट है वह नेचुरल एंटिटी है, तो इसका क्या मतलब है? तो एरिस्टोटल कह रहे हैं कि स्टेट नेचुरल है। कैसे नेचुरल है भाई? क्योंकि स्टेट एग्जिस्टेंस में आया बिकॉज ऑफ द नेचुरल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। कुछ प्राकृतिक जरूरतें होते हैं व्यक्ति के, मनुष्य के, और उन्हीं जरूरतों को पूरा करने जो है वह स्टेट आया है। उन्हीं जरूरतों के लिए स्टेट आया, धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ। सबसे पहले ये इवॉल्व हुआ है, ठीक है, इसका विकास हुआ है, धीरे धीरे ग्रोथ हुआ है। और कैसे ग्रोथ हुआ है? तो इसके ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा कारण है नेचुरल नीड, नेचुरल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, नेचुरल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कि जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, उसका जो है वह प्राकृतिक कुछ जरूरत है, और उसी प्राकृतिक जरूरत को पूरा करने के लिए राज्य जो है अस्तित्व में आया है। इसीलिए जो राज्य है वह नेचुरल एंटिटी है। सबसे पहले इंडिविजुअल रहता है, इंडिविजुअल के कुछ बेसिक नीड्स होते हैं। देखिए किस तरह से इवॉल्व कर रहा है, ग्रो कर रहा है एरिस्टोटल का स्टेट। एरिस्टोटल कहते हैं कि सबसे पहले इंडिविजुअल रहता है, इंडिविजुअल के कुछ बेसिक नीड्स होते हैं, और कोई भी इंडिविजुअल जो है वह सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता। कोई भी इंडिविजुअल अपनी सारी जरूरतों को अपने आप पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए इंडिविजुअल जो है अपनी जरूरतों को पूरा करने सबसे पहले फैमिली बनाता है। जब वह फैमिली बना लेता है तो वह अपने कुछ जरूरतों को पूरा कर लेता है, जैसे मैं अपने जो उसके डिजायर्स होते हैं, साथ ही साथ उसको जो भोजन पानी का जो व्यवस्था होता है थोड़ा बहुत उसको वहां से मिल जाता है, ठीक है। तो वह फैमिली सबसे पहले बनाता है। फैमिली तो व्यक्ति के कुछ जरूरतों को पूरा कर देता है, पर फैमिली व्यक्ति के सारे जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। इसीलिए फैमिलीज साथ में आकर बनाती हैं विलेजेस। विलेजेस भी मनुष्य के कुछ जरूरतों को पूरा तो कर देता है, इंडिविजुअल में कुछ जरूरतों को, लेकिन विलेजेस भी सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। इसीलिए विलेजेस साथ में आकर स्टेट का निर्माण करती है, और स्टेट आपका ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मनुष्य के सारे जरूरतों को पूरा कर देता है। स्टेट जो है वह सारे जरूरतों को पूरा कर देता है। इसीलिए स्टेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टेट मनुष्य के सभी जरूरतों को पूरा कर देता है। इसीलिए स्टेट को हम लोग सेल्फ सफिशिएंट इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। हम फीचर्स में देखेंगे एरिस्टोटेलियन स्टेट में, एरिस्टोटल कहेंगे स्टेट इज सेल्फ सफिसाइजिंग इंस्टीट्यूशन या सेल्फ सफिशिएंट इंस्टीट्यूशन। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि स्टेट जो है वह मनुष्य के सभी आवश्यकताओं को पूरा कर देता है, ठीक है, यही चीज हुआ। और नेचुरल एंटिटी कैसे है? क्योंकि स्टेट का जो अस्तित्व है, जो विकास है, वह कहीं ना कहीं मनुष्य के नेचुरल नीड्स से जुड़ा हुआ है, जो उनकी प्राकृतिक जरूरतें हैं उससे लिंक है। तो ये चीज आपको समझ में आया? यहाँ दो चीज हमने डिस्कस किया, स्टेट इज नेचुरल एंटिटी और स्टेट इज सेल्फ सफिसाइजिंग इंस्टीट्यूशन या सेल्फ सफिशिएंट इंस्टीट्यूशन। कैसे है, क्यों है, आपको ये समझ में आ गया? आगे जब हम स्लाइड करेंगे तो आपको बस हम पढ़ के सुना देंगे, यहीं पर डिस्कशन हो जा रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए थोड़ा सा। अब आप देखिएगा कि एरिस्टोटल जिस समय स्टेट को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उस समय जब ये कह रहे हैं एरिस्टोटल की स्टेट एक नेचुरल एंटिटी है, तो उस समय एक ऐसा ग्रुप है एथेंस में मौजूद, ग्रीस में मौजूद, उस समय का जो ग्रीक सिटी स्टेट था, जिनको हम कहते हैं सोफिस्ट, जो कि है सोफिस्ट। ये सोफिस्ट भी अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स कहते थे, और ये जो है प्राइवेट एजुकेशन लोगों को दिया करते थे। और ये सोफिस्ट से 36 का आंकड़ा था, ये सबका, सोक्रेट्स का भी, प्लेटो का भी और एरिस्टोटल का भी, हमेशा इनमें डिबेट डिस्कशन चलता रहता था, हमने प्लेटो वाले में देखा था। तो सोफिस्ट जो है वह व्यक्तिवादी होते हैं। सोफिस्ट है इंडिविजुअल्स है, सॉरी, सोफिस्ट जो है वह इंडिविजुअलिज्म के सपोर्टर है, व्यक्तिवाद के सपोर्टर है। उनका मानना है कि स्टेट इज नॉट इम्पोर्टेंट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द इंडिविजुअल्स। व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है,
और इसीलिए वह व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं और कहते हैं कि जो राज्य है वह नेचुरल एंटिटी नहीं है। राज्य नेचुरल एंटिटी नहीं है, बल्कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट से अस्तित्व में आया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से अस्तित्व में आया है। सामाजिक संविदा हुआ लोगों के बीच में। हम पढ़ेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हम जब हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे और लॉक के बारे में पढ़ेंगे और रूसो के बारे में पढ़ेंगे। खैर रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट है, उसके बारे में चर्चा बाद में होगी। पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आया कि इंडिविजुअल्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इंडिविजुअल्स ने साथ में एक एग्रीमेंट किया, एक कॉन्ट्रैक्ट किया और इससे स्टेट एग्जिस्टेंस में आया। लेकिन इस चीज को डिस्कार्ड कर देते हैं अरिस्टोटल और प्रूव करते हैं कि नो, स्टेट इज नेचुरल एंटिटी। मैंने आपको बता दिया कैसे नेचुरल एंटिटी है, क्योंकि स्टेट का जो अस्तित्व है वह कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है नेचुरल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अरिस्टोटल बाद में बताते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है, इसीलिए सबसे पहले फैमिली बनाता है, फिर विलेज बनाता है, फिर स्टेट का जो है इवोल्यूशन होता है, ग्रोथ होता है। तो ये चीज आपको समझ में आया। उसके बाद एक और चीज हम देखने वाले हैं। उसके बाद एक चीज आप देखिएगा, बड़ा रोचक चीज है और आपको इसको थोड़ा दिमाग लगा के समझना है। लॉजिक लगाइएगा तो समझ में आएगा, वरना बड़ा पेचीदा लगेगा सुनने में। कहते हैं एरिस्टोटल की स्टेट इज प्रायर टू ह्यूमन बीइंग्स। स्टेट इज प्रायर टू ह्यूमन बीइंग्स की मतलब स्टेट जो है वह ह्यूमन बीइंग्स से पहले आया है। अब आप बोलेंगे कि सर क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हैं आप। आपने अभी बताया कि अरिस्टोटल ने ये कहा कि इंडिविजुअल सबसे पहले है, इंडिविजुअल ने फैमिली बनाया, फैमिली से विलेज बनाया, विलेज से स्टेट बनाया। तो भाई स्टेट सबसे अंतिम में आया है, सबसे पहले तो इंडिविजुअल की बात कर रहे थे आप। अभी आप कह रहे हैं कि स्टेट इज प्रायर टू ह्यूमन बीइंग्स, मतलब स्टेट जो है वह मनुष्य के आने से पहले आ गया, ये कैसे? अब ये चीज को थोड़ा समझिए। हाँ बिल्कुल सही बात है कि सबसे पहले इंडिविजुअल आया, उसके बाद स्टेट आया अंतिम में। लेकिन ये क्रोनोलॉजिकली ऐसा सिर्फ हुआ, क्रोनोलॉजी से आप देखें तो सबसे पहले इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से फैमिलीज, फैमिली से विलेजेस और विलेजेस से स्टेट। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचें तो स्टेट ह्यूमन बीइंग्स से पहले आया। इसका क्या मतलब हुआ भाई? तो स्टेट ह्यूमन बीइंग्स से पहले कैसे आया? तो अगर आप मान लीजिए कि अभी इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग जब इंडिविजुअल है तो वह एक ह्यूमन बीइंग नहीं बना। एरिस्टोटल के लिए ह्यूमन बीइंग का परिभाषा कुछ अलग है, ठीक है। मान लीजिए ह्यूमन बीइंग में 10 गुण होते हैं, ठीक है। तो जब ह्यूमन बीइंग इंडिविजुअल था तो उसमें ह्यूमन बीइंग -6 गुण थे। जब ह्यूमन बीइंग फैमिली बनाया तो ह्यूमन बीइंग में कुछ और ज्यादा गुण आ गए, लेकिन पूरा का पूरा 10 गुण उसमें नहीं आ पाया। अभी भी ह्यूमन बीइंग मान लीजिए 5 गुण रहा उसमें। जब विलेज बना लिया इंडिविजुअल्स ने, उस समय भी वह पूरा ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाए, पूरा का पूरा 10 गुण उसमें नहीं आ पाया। अभी भी उसमें H-3 गुण बाकी रहा। और जब स्टेट आया तब जाके ह्यूमन बीइंग बन पाया और ये 10 के 10 गुण ह्यूमन बीइंग में आ पाए। तो इसका मतलब इंडिविजुअल बिकेम ह्यूमन बीइंग आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ द स्टेट। राज्य के आने के बाद ह्यूमन बीइंग बना, वरना वो सिर्फ एक पहले व्यक्ति था। व्यक्ति इंसान कैसे बना? तो राज्य का जो अस्तित्व हुआ उसके बाद बना। इसीलिए अगर लॉजिकली सोचें तो जो राज्य है, राज्य ह्यूमन बीइंग से पहले आया। इंडिविजुअल से पहले आया मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर हाँ ह्यूमन बीइंग से तो पहले आया, क्योंकि इंडिविजुअल सही मायने में जाकर ह्यूमन बीइंग बने जब राज्य की स्थापना हुई, जब राज्य धीरे धीरे ग्रो करके सामने इवॉल्व करके आता है उसके बाद। दूसरे शब्दों में बोले तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं अपने सारे ट्रेट्स, अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को सबसे बेहतरीन तरीके से डेवलप और एक्सप्लोर कर पाते हैं ऑन द स्टेज ऑफ द स्टेट। स्टेट ही वह प्लेटफॉर्म देता है जहां ह्यूमन बीइंग्स अपने सारे क्वालिटीज को सबसे अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लोर कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने ट्रेट्स को। ये चीज सबसे पहले, मान लीजिए सबसे पहले वह इंडिविजुअल थे, वह अपने कुछ चीजों को व्यक्त कर पा रहे थे, कुछ अपने गुणों को व्यक्त कर पा रहे थे। फैमिली में जाकर उन्होंने कुछ और चीजों को व्यक्त किया, विलेज में जाकर उन्होंने कुछ और चीजों को व्यक्त किया। जैसे मैं वहां पे कारपेंट्री कोई करने लगा, किसी में कुछ स्किल, किसी में कुछ स्किल।
स्टेट के लेवल पर वह गया, वह अपने सभी के सभी मैक्सिमम ट्रेट्स को यहाँ पे वह डिस्प्ले कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है। इसीलिए ह्यूमन बीइंग लिटरली बना स्टेट के आने के बाद, ऐसा एरिस्टोटल का मानना है। देयरफॉर क्रोनोलॉजिकली स्टेट इज आपने सही समझा, स्टेट इज आफ्टर द इंडिविजुअल्स, ओके। हाउएवर लॉजिकली स्टेट इज प्रायर टू ह्यूमन बीइंग्स, ओके। तो ये चीज मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। और एक और तर्क देते हैं अरिस्टोटल, कहते हैं कि देखो स्टेट जो है होल है, होल माने स्टेट कंप्लीट चीज है, स्टेट संपूर्ण वस्तु है, समझ रहे हैं ना, संपूर्ण एंटिटी है। और जो होल होता है दैट इज प्रायर टू पार्ट्स, मतलब होल जो है वह सबसे पहले आता है और उसके पार्ट्स फिर बाद में आते हैं। सबसे पहले पूरा का पूरा ह्यूमन बीइंग्स का जन्म होता है, पूरा ह्यूमन बीइंग्स आता है और पूरे की पूरी ह्यूमन बीइंग्स के साथ ही उसके हाथ पैर नाक वाक सब आते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? तो अगर आप होल को देखिएगा तो होल पहले आता है और होल के पार्ट्स जो होते हैं वह छोटे छोटे होते हैं। इस तरह से फिर वो समझाने का कोशिश करते हैं। तो कोटेशन याद रखिएगा, कहते हैं कि होल इज ऑलवेज प्रायर टू द पार्ट्स, कि होल जो है वह हमेशा पार्ट्स से पहले आता है। मतलब पार्ट्स जो है उसी का एक तरह से आपका एक अभिन्न अंग होता है जो होल होता है, जो पूरा चीज कोई भी होता है। मान लीजिए ये पूरा एक आपका एक हम रस्सी का टुकड़ा लिए, तो ये होल है, मान लीजिए 5 लीटर का, अरे सॉरी 5 मीटर का, लीटर सॉरी 5 मीटर का ये रस्सी का टुकड़ा है। तो अब हम बोले कि ये 1 मीटर का रस्सी का टुकड़ा हम यहाँ से काटे, तो 1 मीटर हम निकाल लिए। तो ये 1 मीटर 5 मीटर से पहले आया कि बाद आया? तो ये बाद में ही तो आया। तो सबसे पहले होल आता है, उसके बाद पार्ट्स आता है। इस तरह से आप समझिए इस चीज को। तो ये 2-3 तर्क देके अरिस्टोटल हमें समझाने की कोशिश करते हैं दैट स्टेट इज प्रायर टू ह्यूमन बीइंग्स। आपको समझ में आ गया? अब आपको पूरा का पूरा थ्योरी समझ में आ जाएगा। अब हम बस आपको पढ़ के सुनाते जा रहे हैं, ठीक है? ये चीज हम आपको बता दिए कि क्यों स्टेट जो है वह एग्जिस्टेंस में आया, satisfaction of the basic needs of people and it continued for the good life of the people. स्टेट एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ये रिजल्ट है ग्रोथ और इवोल्यूशन का, ये स्ट्रक्चर्ड मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। लेकिन सोफिस्ट जो थे एथेंस में, उनका मानना था कि इंडिविजुअल ज्यादा महत्वपूर्ण है एज कंपेयर टू स्टेट, और वे बिलीव करते थे कि जो स्टेट है वह आर्टिफिशियल है और वह प्रोडक्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन एरिस्टोटल बिलोंग करते हैं सोक्रेट्स और प्लेटो के ट्रेडिशन से, इसीलिए उनके लिए जो स्टेट है वह नेचुरल है और प्रायर टू ह्यूमन बीइंग्स है। माने स्टेट नेचुरल भी है और ह्यूमन बीइंग से पहले भी आया है, हमने बता दिया। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिन है स्टेट का वह कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है नेचुरल नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग से। एरिस्टोटल कहते हैं कि भगवान ने किसी भी इंडिविजुअल को सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाया, किसी भी ह्यूमन बीइंग को सेल्फ सफिशिएंट नहीं बनाया। वह अपने आप से अपने सारे बेसिक नीड्स की पूर्ति नहीं कर सकता, ठीक है? इसीलिए वह अपना पहले परिवार बनाता है। एक आदमी जो है अपना पहले परिवार बनाता है। परिवार उसके कुछ बेसिक नीड्स को पूरा कर देता है लेकिन सबको नहीं पूरा कर पाता है। इसीलिए जो मैन है उसके बाद फैमिली के बाद विलेजेस बनाता है, ठीक है? और विलेजेस भी सभी नीड्स को पूरा करने में फेल हो जाता है, कुछ कुछ को कर पाता है, सभी को नहीं कर पाता। लेकिन लास्ट में जो मैन है वह स्टेट का निर्माण करता है, विलेजेस से स्टेट का निर्माण करता है। और जो स्टेट है वह नेचुरल है और साथ ही साथ सेल्फ सफिशिएंट भी है, मतलब वह इंडिविजुअल के सभी नीड्स को पूरा कर पाता है। ये सब डिस्कशन हो गया, सब आसानी से समझ पाएगा। इसीलिए ये ह्यूमन बीइंग का डेस्टिनी है कि उनको स्टेट के साथ ही रहना है, यही उनका नियति है। क्योंकि स्टेट के साथ नहीं रहेंगे तो अपने जरूरतों को कैसे पूरा कर पाएंगे? इसीलिए नियति है कि सभी जरूरतों की पूर्ति करनी है तो राज्य से ही रहना है। क्रोनोलॉजिकली देखें तो मैन जो है वह पहले आया, स्टेट बाद में आया। लेकिन लॉजिकली सोचें तो स्टेट जो है वह पहले आया है और मैन बाद में आया है, माने ह्यूमन बीइंग्स बाद में आया है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग बना ही स्टेट के आने के बाद, वरना पहले तो उसमें कुछ गुण थे ही नहीं ह्यूमन बीइंग के, वो तो पहले एक एनिमल के तरह ही था। The individual became social animal in the state. Before the state, he was just an animal, okay, like another animal.
और लास्ट में ये भी आर्ग्यू करते हैं कि भाई जो स्टेट के बाहर रहता है या तो वह भगवान है या तो फिर दानव है। इसका मतलब कि भाई अगर वह इंसान है तो उसको तो स्टेट में ही रहना है, यही उसकी नियति है। ठीक, इसीलिए बाय नेचर देखें तो जो मैन है वो सोशल और पॉलिटिकल एनिमल है। ये सब चीज समझ में आ गया? जिस तरह से हम स्ट्रक्चर किए हैं ना आंसर को, इसी तरह से लिखिएगा अगर एरिस्टोटेलियन स्टेट के बारे में पूछा गया तो। ठीक है, फिर उसके बाद फीचर्स क्या है एरिस्टोटेलियन स्टेट का? तो एरिस्टोटेलियन स्टेट जो है नेचुरल एंटिटी है, ये सब बता दिए। अगर हम प्लेटो के आइडियल स्टेट को देखें तो उससे बिल्कुल अलग जो एरिस्टोटल का जो स्टेट है वह स्ट्रक्चर्ड या मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, यह रिजल्ट है आपका ग्रेजुअल इवोल्यूशन का। ठीक है, इंडिविजुअल के नीड्स के कारण फैमिली एग्जिस्टेंस में आए और फिर फैमिली जो है इससे विलेजेस एग्जिस्टेंस में आए और विलेजेस फिर अंतिम में देखिएगा तो राज्यों का रूप ले लेते हैं। स्टेट इज प्रायर टू ह्यूमन बीइंग्स, ये भी मैंने बता दिया। अरिस्टोटल बिलीव करते थे कि स्टेट जो है वह फैमिली और ह्यूमन बीइंग्स मतलब इंडिविजुअल्स से पहले आया है। जैसे कि होल जो होता है, जो आपका पूरा होल होता है, संपूर्ण जो होता है, वह हमेशा पार्ट्स से पहले एग्जिस्ट करता है। When whole body is destroyed, there is no foot or hand. और जब पूरे शरीर को खत्म कर देंगे तो कोई फुट और कोई हैंड नहीं बचेगा, कोई पैर और कोई हाथ नहीं बचेगा। इसीलिए अगर स्टेट को अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो ना फैमिली बचेगी और ना इंडिविजुअल बचेगा। दोनों अपने जो उनके नीड्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। समझ में आया ना? अगर दूसरे शब्दों में बोले तो ह्यूमन बीइंग्स अपने सभी ट्रेड्स को, अपने सभी क्वालिटीज को, गुणों को एक्सप्रेस कर पाता है स्टेट में सबसे बेहतरीन तरीके से। तो इसीलिए स्टेट इज प्रायर टू ह्यूमन बीइंग्स। तीसरा, स्टेट इज एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस। स्टेट संगठनों का संगठन है। आप देखिएगा कि बहुत सारे संगठन हैं समाज में, एजुकेशनल एसोसिएशंस होते हैं और भी बहुत तरह के एसोसिएशंस होते हैं अरिस्टोटल के अनुसार, लेकिन स्टेट जो है वह सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट एसोसिएशन है। क्योंकि स्टेट का जो है एक जनरल और कॉमन पर्पस है, माने स्टेट सभी पर्पसों को फुलफिल करता है। इसका एक लार्जर कॉन्सेप्ट है। अगर आप कोई और एसोसिएशन को देखिएगा तो कोई एसोसिएशन जो है सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है, तो सिर्फ उसका क्या काम है? एजुकेशन को इम्पार्ट करना। कोई अगर ऐसा एसोसिएशन है जो कि सिर्फ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम को देख रहा है तो उसका सिर्फ हेल्थ आपका हो गया उसके कार्य क्षेत्र में, जुरिडिक्शन में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम स्टेट को देखें तो स्टेट का जनरल और कॉमन पर्पस है, ये सब चीज को देखता है भैया, एजुकेशन, हेल्थ, जितना भी चीज आता है। सो दिस इज द एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन बिकॉज इट सर्व द जनरल एंड कॉमन पर्पस, मतलब सभी पर्पस को, वेयर एज अदर एसोसिएशंस only serve the specific or the particular purpose. Okay, therefore the state is the larger association as compared to the other. ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कि अरिस्टोटल जो है वह स्टेट को एज अ ऑर्गेनिज्म ट्रीट करते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल्स को इसके बॉडी पार्ट के रूप में ट्रीट करते हैं। तो इसीलिए वह ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट पे भी बिलीव करते हैं एक तरह से। आप देखिएगा तो कि जो स्टेट है वह एक प्राणी के तौर पे, एक जीव के रूप में है। ठीक है, तो स्टेट जो है एक ऑर्गेनिज्म से उसको कंपेयर करते हैं और इंडिविजुअल्स को उसके बॉडी पार्ट से मतलब तुलना करते हैं। कहते हैं he argued that as body part of an organism is useless when separated from body, similarly when the individual is separated from the state then he has no importance। और आर्ग्यू करते हैं कि जब बॉडी पार्ट्स को अगर ऑर्गेनिज्म से अलग कर दिया जाए तो वह यूजलेस हो जाता है। उसी तरह से इंडिविजुअल्स जो है वह बॉडी पार्ट्स की तरह है और स्टेट आपका पूरा बॉडी है। और जब इंडिविजुअल्स को स्टेट से सेपरेट कर देंगे, मतलब अगर उसको बॉडी से सेपरेट कर देंगे इंडिविजुअल्स को, तो उसका भी कोई महत्व नहीं बच पाएगा। तो आप देख सकते हैं कि राज्य को कितना ज्यादा महत्व दे रहे हैं। उसके बाद स्टेट सेल्फ सफिसाइजिंग है, माने स्टेट जो है ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो ह्यूमन बीइंग के सारे नीड्स को फुलफिल करता है। हमने बताया स्टेट सेल्फ सफिशिएंट इंस्टीट्यूशन है। फैमिली और विलेज जो है यह सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ये सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते इंडिविजुअल्स के, लेकिन स्टेट सबको करता है। इसके बारे में भी डिस्कशन हो गया। स्टेट का जो एरिस्टोटल का जो स्टेट था वह यूनिफॉर्म नहीं था। ऐसा नहीं था कि एरिस्टोटल के स्टेट में
एक आपका दिखता कि सब चीजें एक जैसी हैं, यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं था। एरिस्टोटल का स्टेट जो था वह यूनिटी इन डाइवर्सिटी था, मतलब विविधता में एकता की वह बात करते थे। एरिस्टोटल का स्टेट विविध था, विविधताओं से भरा हुआ था, उसमें अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग ऑक्यूपेशन के, अलग अलग तरह के, ठीक है। तो एरिस्टोटल का स्टेट ऐसा नहीं है कि एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है, ये सभी डाइवर्स जो एंटिटी है सबको एक साथ लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम कर रहा है। कोई कारपेंटर है, कोई लोहार है, तो कोई सुनार है, सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। तो एरिस्टोटलियन जो स्टेट है वो एग्जांपल है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। फॉर हिम स्टेट इज नॉट यूनिफॉर्मिटी। एरिस्टोटल के लिए स्टेट एक तुम्हारा यूनिफॉर्म इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेट में बहुत सारा डाइवर्सिटी है, अलग अलग ऑक्यूपेशन को फॉलो करने वाले लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। इसीलिए एरिस्टोटेलियन स्टेट जो है वह डाइवर्सिटी को एक साथ लाने की बात करता है, ना कि सबको यूनिफॉर्म बनाने की बात करता है। अब ये तो आपको हम प्लेटो वाले लेक्चर में ही बताए थे कि जो प्लेटो है वह बात करते हैं रूल ऑफ फिलोसफर किंग की, रूल ऑफ नॉलेज की, लेकिन एरिस्टोटल बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। उनके ख्याल से लॉ अधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, क्योंकि लॉ आपका रिजल्ट होता है, परिणाम होता है कलेक्टिव विजडम का, सामूहिक ज्ञान का परिणाम है जो कानून है, ठीक है। इसीलिए वह बिलीव नहीं करते थे रूल ऑफ फिलोसफी और नॉलेज में, जो कि प्लेटो जिस पे बिलीव किया करते थे। तो एरिस्टोटेलियन स्टेट इज बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ। ये आपका अगला फीचर हो गया। तो ये आपके 7 फीचर्स हो गए। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल स्टेट एरिस्टोटल के हिसाब से कैसा होना चाहिए। एरिस्टोटल कभी परफेक्ट स्टेट, आइडियल स्टेट की बात करते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि एरिस्टोटल गोल्डन मीन के समर्थक हैं, एरिस्टोटल मॉडरेशन में बिलीव करते हैं, एरिस्टोटल कंजर्वेटिव हैं, एक बार में सभी प्रकार के बदलाव को समर्थन नहीं देते हैं। तो ये सब कारण है। तो एरिस्टोटल के हिसाब से फंक्शन ऑफ स्टेट सबसे पहले क्या है कि जो मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं, जो लोग हैं, उनको एक अच्छा और खुशहाल जिंदगी देना। उसके बाद जो सोसाइटी में लोग हैं उनके मॉरल लाइफ को इंश्योर करना और सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना, जितनी भी जरूरतें हैं जो समाज के जो व्यक्ति हैं उनकी जरूरतों को पूरा करना। ये 3 फंक्शंस है स्टेट का। इसी में सिक्योरिटी ये सब प्रोवाइड करना आ जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ट पॉसिबल स्टेट, क्या क्या आपके गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला अगर इकोनॉमी की बात करें तो एरिस्टोटल का मानना था कि हमारा जो राज्य है वह बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं होना चाहिए। आप देखिए दोनों एक्सट्रीम्स को बैलेंस कर रहे हैं, वह गोल्डन मीन की बात कर रहे हैं, ना बहुत ज्यादा अमीर ना बहुत ज्यादा गरीब। वहां का जो अर्थव्यवस्था है इतना ज्यादा अमीर ना हो कि ये दूर दूर से जो है इन्वेडर्स को अट्रैक्ट करे। आज भारत पर इतने हमले क्यों हुए? आज भारत रेगिस्तान होता तो आज भारत पे हमले किए जाते हैं क्या? एंशिएंट टाइम में नहीं किए जाते भाई। भारत सोने की चिड़िया था इसलिए तो इस पे हमले किए गए। तो इनका मानना है कि अगर बहुत ज्यादा राज्य होगा, अगर अमीर, तो उसके बाद बहुत दूर से जो इन्वेडर्स हैं, जो हमलावर हैं, वह इसके धन पर उनकी नजर जाएगी, बार बार हमला करेंगे, इनस्टेबल कंडीशन बना रहेगा स्टेट में। और बहुत ज्यादा गरीब अगर हमारा स्टेट रहा तो फिर सभी बेसिक नीड्स को नहीं पूरा कर पाएगा इंडिविजुअल का। इसीलिए ये ना ज्यादा गरीब होना चाहिए ना ज्यादा अमीर होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कहते हैं कि जो संविधान में प्रावधान होने चाहिए वह ज्यादा हार्श भी नहीं होने चाहिए और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होने चाहिए। अगर ज्यादा हार्श होंगे तो लोगों को फिर विश्वास उठ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन से, वह डरेंगे, वह सभी कामों को खुल के नहीं कर सकते, फ्रीली नहीं कर सकते, उनका लिबर्टी कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा उससे। और ज्यादा सॉफ्ट होगा तो फिर उनको कानून से डर ही नहीं रहेगा, फिर एक तरह से एनार्की को समाज में फैलने का खतरा है। तो इसीलिए आप देखिएगा तो जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में वह भी गोल्डन मीन पे बेस्ड होने चाहिए, नाइदर टू हार्श नॉर टू सॉफ्ट। ओके। और आप देखिएगा तो प्रिविलेज्ड सोसाइटी नहीं होना चाहिए, कोई सर्टन क्लास ऑफ पीपल को जो है वह कोई पर्टिकुलर फेवर नहीं करना चाहिए, सुविधाएं नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर अगर क्लास को, अगर एक पर्टिकुलर जो वर्ग है, विशेष वर्ग समाज का, अगर उसको अगर आप कोई फेवर्स देते हैं तो बाकी जो वर्ग है नाराज होंगे और वह क्रांति कर सकते हैं। जब हम थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन देखेंगे तो हम उसमें देखेंगे ये सब चीजों को। पॉपुलेशन की बात करें
तो एरिस्टोटल कहते हैं कि स्टेट ज्यादा पॉपुलेटेड भी नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ स्टेट जो है उसमें बहुत ज्यादा कम पॉपुलेशन भी नहीं होना चाहिए, यहाँ भी बैलेंस होना चाहिए पॉपुलेशन का, ठीक है। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्लेटो के एरिस्टोटल के लिए था कि जो क्वालिटी है जो पॉपुलेशन का वो गुड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। सिर्फ पॉपुलेटेड कंट्री होने से नहीं होता, वहाँ का जो पॉपुलेशन है उसमें स्किल होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, एडुकेटेड होनी चाहिए, तो इस पे ज्यादा उनका फोकस है। उसके बाद टेरिटरी और साइज की बात अगर एरिस्टोटल की हम करें कि स्टेट का टेरिटरी और साइज कितना होना चाहिए, हाँ पॉपुलेशन वाले में उन्होंने कोई नंबर नहीं प्रिस्क्राइब किया कि इतना पॉपुलेशन में स्टेट का होना चाहिए, इसको याद रखिएगा। टेरिटरी और साइज की बात करें तो एरिस्टोटल कहते हैं कि टेरिटरी बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो आप जो है उसको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा छोटा होगा तो आपका रेवेन्यू कम होगा, और रेवेन्यू कम होगा तो आप लोगों की जरूरतों को नहीं पूरा कर पाइएगा। तो इसीलिए वो भी जो है वो भी गोल्डन मीन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि एक बैलेंस टेरिटरी होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं, और लोकेशन ऐसा होना चाहिए जो कि दुश्मनों से बचाए। कहते हैं कि नदी के किनारे आपका अगर स्टेट हो, समुद्र के किनारे हो तो ज्यादा बेहतर है, ऐसा मानना है। टेरिटरी और साइज के में ये देखना था। उसके बाद जो लोग रह रहे हैं उस स्टेट में कैसे होने चाहिए, उनके कैरेक्टर्स की बात करते हैं। कैरेक्टर ऑफ द पीपल रिसाइडिंग इन द स्टेट, द बेस्ट पॉसिबल स्टेट ऑफ एरिस्टोटल अकॉर्डिंग टू हिम, वे देशभक्त होने चाहिए, इंटेलिजेंट होने चाहिए, पैट्रियोटिक होने चाहिए और इंटेलिजेंट होने चाहिए। फिर डिफरेंट क्लासेस की बात करते हैं, उनके अनुसार जो आपका स्टेट है उसमें सभी क्लासेस होने चाहिए, तब वहाँ की इकोनॉमी अच्छे से फलेगी फूलेगी। वहाँ आर्टिशंस अर्थात शिल्पकार भी होने चाहिए, एग्रीकल्चरलिस्ट अर्थात वहाँ फार्मर्स किसान भी होने चाहिए, वॉरियर्स अर्थात सोल्जर्स भी होने चाहिए, सैनिक प्रीस्ट भी होने चाहिए जो पढ़ाए लिखाए, और एडमिनिस्ट्रेटर भी होने चाहिए, प्रशासन से जुड़े लोग भी होने चाहिए। तो ये सभी लोग रहेंगे तब एक स्टेट जो है अच्छा बन पाएगा। फिर वह एडुकेशन पे बात करते हैं, तो कहते हैं कि भाई गुड एडुकेशन जो है वह आपका आधार होता है एक स्टेट का, इसीलिए मैन को एडुकेशन देके उनको मॉरल और गुड बनाना चाहिए। तो ये आपका एरिस्टोटल का जो है वह थ्योरी ऑफ स्टेट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और अगर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 5 में अगर क्वेश्चन आता है तो आप हूबहू वैसे लिखिए, आप निश्चिंत रहें। आप लोग बोलते हैं कि कंटेंट कम है, कंटेंट कम है, भाई ये देखने में लगता है इस तरह से स्लाइड्स लिखने, इसलिए इसको आप थोड़ा एक्सपेंड अपने से भी कीजिएगा, 2-4 लाइन, और नहीं भी कीजिएगा इतना भी लिखिएगा तो भाई कॉपी में लिखिएगा ना तो 4, 4.5, 5 पेज भर जाएगा। और कोई भी स्टूडेंट 5 पेज से ज्यादा आंसर नहीं लिखता, 5 क्वेश्चन करना होता है, 5 पेज से ज्यादा लिखोगे तो क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। तो बहुत इनफ मैं बताता हूँ, इतना कोई नहीं बताता मेरे ख्याल से, तो इसीलिए आप निश्चिंत रखें। कोई लोग तो एक ही लेक्चर में एक ही 45 मिनट 50 मिनट में खत्म कर देते हैं पूरा का पूरा एरिस्टोटल को, तो उस तरह से हम आपको नहीं बता रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया, और प्लीज गाइस, प्लीज यार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक जरूर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ अगर मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज अगर मंथली भी 5-10 रुपए भी अगर कैपेबल है डोनेट करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो प्लीज मुझे कंट्रीब्यूट करें गूगल पे और फोन पे के माध्यम से। अगर आप महीने में अगर 10 रुपीज या 5 रुपीज भी अगर सभी स्टूडेंट्स डोनेट करते हैं जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स है, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो पाएगा, क्योंकि यूट्यूब की रेवेन्यू बहुत कम है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।